डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 5 अक्टूबर को लोक गायिका मैथिली ठाकुर से मुलाकात की और इस मीटिंग की तस्वीरें सामने आते ही मैथिली ठाकुर की राजनीतिक डेब्यू की चर्चाओं की बाढ़ सी आ गई। विनोद तावड़े ने मैथिली के साथ मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए थे, उस परिवार की सुप्रसिद्ध बिटिया जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। मतलब विनोद तावड़े ने उन अटकलों को और बल दे दिया कि बीजेपी लोक गायिका को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब सवाल यह है कि मैथिली, जो कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बिहार से बाहर है, क्या वो बीजेपी के लिए चुनावी पिच पर फायदेमंद साबित हो पाएंगी या नहीं? सवाल यह भी कि उन्हें बीजेपी कहां से चुनाव लड़वा सकती है। जाहिर है कि मैथिली ठाकुर बिहार के मिथिलांचल इलाके की रहने वाली हैं, मतलब उन्हें वहां से टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है। 2 सीटों के नाम रेस में आगे चल रहे हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन दोनों जगह के समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि अगर मैथिली यहां से लड़ती हैं तो चारों खाने चित हो जाएंगी। अब मैथिली की बात करें तो उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। मैथिली ठाकुर को सोशल मीडिया की क्वीन भी कह सकते हैं। संगीत में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन चुनाव एक ऐसी चुनौती है जहां अच्छे अच्छे तुर्रम खां भी पस्त हो जाते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे श्रेयसी सिंह, जिन्हें बीजेपी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इंटरनेशनल लेवल शूटर से नेता बनाया था। 2020 में जमुई सीट पर श्रेयसी सिंह ने आरजेडी के सिटिंग विधायक विजय प्रकाश को 41,000 वोटों से हरा दिया था। तो इस वीडियो में उन 2 सीटों का इतिहास और समीकरण दोनों बताऊंगा जहां से मैथिली ठाकुर अपना चुनावी डेब्यू कर सकती हैं। वहां क्या चुनौतियां हैं यह भी जानेंगे। साथ ही साथ न्यूज नेशन से बात करते हुए मैथिली ने अपने चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहा और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की मैथिली ठाकुर ने तारीफ क्यों की, यह भी जरूर सुनिएगा। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सेलिब्रिटी चेहरों को आप इलेक्शन लड़ते देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से पवन सिंह, जनसुराज से सिंगर रितेश पांडे, जीतन राम मांझी की पार्टी से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी, इसके अलावा सिंगर शिल्पी राज, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। अब हाल ही में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैथिली से मुलाकात कर इन अटकलों को और बल दे दिया। हवाई बातों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन मैथिली को लेकर असली खबर आज समझाऊंगा मैं आपको। क्या मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी? मैथिली ठाकुर को कहां से टिकट मिलेगा? संभावित सीटों का समीकरण क्या है? इन सीटों पर मैथिली की जीत मुश्किल क्यों है? क्या बीजेपी मैथिली को टिकट देगी भी या नहीं? या फिर मैथिली ठाकुर सिर्फ स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं रह जाएंगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल और बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे। मैथिली की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो मैथिली और उनका परिवार खुद भी कह चुका है कि वो 2 दशक से ज्यादा समय से बिहार के बाहर ही हैं। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं बनता, मुद्दे पर फोकस करते हैं। मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी को कई महत्वपूर्ण फायदे हो सकते हैं। मैथिली ठाकुर स्वयं मिथिला ब्राह्मण समुदाय से हैं, जो मिथिलांचल में एक प्रभावी वोटिंग समूह है। उनका चुनाव लड़ना बीजेपी को इस समुदाय में आर्थिक समर्थन दिलाने में मदद कर सकता है। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता युवा और महिला मतदाताओं के बीच भी है। उनकी छवि से बीजेपी युवाओं और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ा सकती है। कहा तो यह जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को मिथिलांचल की बेनीपट्टी या अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है। दोनों ही सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। खास बात यह है कि मैथिली खुद मधुबनी की बेनीपट्टी की रहने वाली हैं, लेकिन मेरी माने तो बेनीपट्टी से उन्हें टिकट मिलने की संभावना
कम ही नजर आ रही है। बेनीपट्टी सीट की बात करें तो बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा वर्तमान विधायक हैं। 2010 में भी विनोद नारायण झा यहां से जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2015 में इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। बेनीपट्टी सीट ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन यहां यादव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। यादव वोटर्स की संख्या करीब 10% है, तो वहीं मुसलमान वोटर्स की संख्या करीब 16% है। कुल मिलाकर आरजेडी का जो MY समीकरण है, मतलब यादव और मुस्लिम दोनों का जोड़ निकालने तो ये 26% होता है, जो कि बेनीपट्टी सीट पर आरजेडी को मजबूत बनाता है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में यहां से मुस्लिम कैंडिडेट की जीत भी हुई थी। अब बेनीपट्टी से मैथिली को टिकट मिलने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि यहां के विधायक विनोद नारायण झा काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी बिहार के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विनोद नारायण जेपी आंदोलन के वक्त से बीजेपी में हैं और दिवंगत नेता सुशील मोदी के करीबी माने जाते हैं। उनकी उम्र करीब 68 साल है और वहीं इलाके के ब्राह्मण वोटरों पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ मानी जाती है कि मैथिली को टिकट देकर बीजेपी अपने ब्राह्मण वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेगी। ब्राह्मण वोटरों के चलते ही बीजेपी इस सीट को जीत पा रही है। बाकी मुसलमान और यादव वोटर को महागठबंधन के साथ लामबंद है ही। हालांकि मैथिली के पिता ने खुद भी कहा है कि उनकी बेटी अलीनगर या बेनीपट्टी दोनों में से किसी भी एक सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। तो अब दरभंगा की अलीपुर सीट की भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में यहां से बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक हैं। मिश्री लाल ने पिछला चुनाव मुकेश सहनी की VIP यानी विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन जब मुकेश सहनी NDA से अलग हुए तो मिश्री लाल बीजेपी में आ गए। पिछली बार यानी 2020 में यहां मिश्री लाल ने बहुत कम अंतर से चुनाव जीता था। जीत का अंतर महज 3101 वोट था। आरजेडी के विनोद मिश्रा से उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी। जातीय समीकरण की बात की जाए तो अलीनगर में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स लगभग बराबर बराबर हैं। 2020 से पहले यादव और मुस्लिम वोट एक मुश्त आरजेडी को मिलते थे। पिछली बार यादव कैंडिडेट को खड़ा करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बीजेपी के खाते में ब्राह्मणों के साथ साथ यादवों के वोट भी खूब गिरे। हालांकि 2020 के चुनाव में इस इलाके के कुछ ब्राह्मण वोटरों ने NDA के यादव कैंडिडेट को वोट देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने आरजेडी के ब्राह्मण उम्मीदवार का बूथ मजबूत किया था। अब बीजेपी यहां से मैथिली ठाकुर जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे को टिकट देकर एक बड़ा जुआ तो खेल सकती है, लेकिन अगर आरजेडी ने भी पंडित कैंडिडेट उतार दिया फिर से तो मैथिली की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। प्लस मैथिली का चुनावी तजुर्बा अभी 0 है यानी 0 है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वो राजनीतिक दांव पेच से कोसों दूर हैं। मैथिली ठाकुर के पिता कहते हैं कि एक दौर में बिहार में जातिगत राजनीति के कारण वो अपनी जमीन, घर और पहचान छोड़कर दिल्ली रहने चले गए थे। उनके पिता रमेश ठाकुर के अनुसार लालू राज के समय ब्राह्मणों पर हमले और खेत काटे जाने की घटनाओं के कारण उन्हें बिहार छोड़ना पड़ा था। मतलब मुश्किल वक्त में मैथिली के परिवार ने बिहार को अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब जब हालात सामान्य हैं और अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है तो फिर से बिहार की उन्हें याद आ गई है। हालांकि यह अलग बात है कि अपने गीतों से मैथिली ने बिहार का नाम काफी रोशन किया है, लेकिन राजनीति में ऐसी दोहरी बातें नहीं चला करती। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी मैथिली को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बना सकती है। मैथिली की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बीजेपी को काफी माइलेज मिल सकता है और युवा वोटरों को साधने में मैथिली काम की साबित हो सकती हैं। हालांकि अब तक इस मुद्दे पर कोई क्लैरिटी नहीं है। न्यूज नेशन से बात करते हुए सिंगर मैथिली ठाकुर ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर काफी कुछ कहा है, जिसका एक अंश आपको सुनाते हैं। मुझे बीजेपी के साथ एक रुचि तो है, एक खिंचाव तो है, और ये पक्का तब हुआ जब मैं 3 दिन पहले नित्यानंद राय जी, विनोद तावड़े जी से मिली और जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं कन्विंस किया मुझको कि मुझको बिहार वापस लौटना चाहिए, बिहार बहुत कुछ चाहता है मुझसे, तो ये बातें सुनकर मन में और दृढ़ निश्चय हुआ और ये सोचा मैंने कि ये समय मेरे लिए भी सही है। अगर मैं ये सोचते रहूँ सिर्फ अपने बारे में सोच के कि नहीं मेरा संगीत का क्षेत्र इतना अच्छा चल रहा है, मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलूँगी, मेरे बहुत सारे दुश्मन भी बनेंगे, मतलब ऐसा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है मेरे, अभी भी प्रोसेस कर ही रही हूँ। लेकिन अब फाइनली अब मैं यहाँ पे आकर के अटक गई हूँ, फिक्स हो गई हूँ कि ये समय, भले ही मैं बहुत छोटी हूँ, अभी 25 साल मैंने पूरे किए हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहने के लिए। दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे आसपास से देखेंगे कि दिल्ली में ही अपने मकान के अंदर ही मेरा गांव है, और उसी तरीके से जैसे मेरा बचपन गुजरा है मेरे गांव में, वैसे ही आज हम भी यहाँ वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा मैथिली, ये तो बातें बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात तो आपने इशारों में बता ही दिया। बेशक आपने शुरुआत ये की कि एक तस्वीर वायरल हुई, लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया आप
जन सेवा करना चाहती हैं और बीजेपी से आपका लगाव भी है, यानी बातें भी चल रही है, यानी ठीक है, सहमति तब तक नहीं जताइएगा जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना हो जाए, लेकिन अनुमान में दम है, ये तो स्पष्ट हो गया। दम है। दम है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, दम अगर है तो चलिए मैं उस दम पर ही जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। तो दम है तो आपकी चाहत कहां पे दम दिखाने की है? अपने क्षेत्र में या बिहार में कहीं भी? क्योंकि आप तो बिहार की बेटी है, जहां से भी चाहें। बिहार में कहीं भी मुझे बोला जाए मैं उतनी ही स्ट्रांगली खड़ी होंगी, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो मेरे गांव, और गांव का मतलब है मैं मधुबनी दरभंगा दोनों की बात कर रही हूँ। दरभंगा मेरा नानी गांव है, मधुबनी दादी गांव है, तो दोनों आंखों की तरह है, ये दोनों मेरे प्रिय जगह हैं। तो कहीं से भी मुझे पार्टी आदेश देगी तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। 25 साल की मैथिली, इतनी बेहतरीन गायक, इंटरनेशनली अक्लेम, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब प्लेटफॉर्म पे पहुंचती हैं और वहाँ परफॉर्म करती हैं, देश में उनकी सराहना होती है, प्रधानमंत्री कई बार आपकी सराहना कर चुके हैं, कई सम्मानें आप जीत चुके हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी आप और लेने की कोशिश में आगे बढ़ रही हैं, वो है जनप्रतिनिधि के तौर पर। लगता है कि इतनी बिजी रहने वाली मैथिली बतौर जनप्रतिनिधि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएगी? मैं बिल्कुल करूँगी, और ये वो चीज़ है जो मेरा एक एस्पिरेशन रहा है, बचपन से सोचती आई हूँ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। सोच रही थी, छोटी थी तब से, कि मैं एक अफसर बनूंगी, लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों के लिए काम करूंगी। लेकिन फिर संगीत ने मुझे इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से चुना कि इसी के अंदर मैं घूमती रह गई। और अभी मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ, कहीं जाती हूँ आराम से स्टे करती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ, रियाज करती हूँ, वापस घर आती हूँ। तो वो काफ़ी एक लूप चल रहा है मेरे जीवन में, उसी के बीच में अंतर्गत मैं घूमती आ रही हूँ। लेकिन मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, जो मेरा वही जो सपना था लोगों के बीच में जाने का, ये कहीं ना कहीं शुरुआत इस सोच की तब से हुई जब मुझे इलेक्शन कमीशन ने बिहार का आइकॉन बनाया था। अच्छा। तब मैं बिहार के हर एक ज़िले में जा करके मैंने लोगों से बात की। मेरा उद्देश्य यही था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा अधिकार है जो हम सबको मिला है। तो उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि जिस तरीके से हर एक उम्र के लोग मुझसे आ कर के बात कर रहे हैं, मेरी बात को सुनने के लिए इतनी भीड़ है, और ये चीज़ें मुझे काफ़ी उत्साहित किया। तो लाजमी है कि तेजस्वी यादव ने भी कभी आपकी सराहना की होगी, व्यक्तिगत तौर पे कभी मुलाकात हुई, बहुत प्रेज कर रहे हो वो, कभी ऐसा हुआ क्या कोई वाक्य? मैं तेजस्वी जी से कभी मिली नहीं हूँ। तेज प्रताप जी से एक बार पटना में ही मिली थी, और बहुत ही सडन उनसे मुलाकात हुई, और बहुत बहुत स्वीटली उन्होंने बात किया, बहुत अच्छे से बात किया। तो सब लोग अपने भाई जैसे हैं, बहुत ख़ास हैं मेरे लिए सब, बड़े ही क्योंकि अब क्या होगा, अब चीज़ें कहीं ना कहीं बदलेंगी, लेकिन अभी तक मेरे सभी जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे बहुत खास और बहुत करीबी हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था ये प्रश्न मैथिली, क्योंकि आपको 11 वर्षों से तारीफें सुनने की आदत रही होंगी, और किसी दल विशेष से तारीफ आपको नहीं मिला होगा, वो हर इंसान आपको बढ़कर तारीफ करता होगा। लेकिन क्या अब आप तैयार हैं कटाक्ष झेलने के लिए? और राजनीतिक कटाक्ष कितने ज्यादा छूटते हैं, उसकी तैयारी कर ली है आपने? नहीं, मैं बहुत तैयार हूँ। पिछले 4 दिन से मैं जितने रिपोर्ट्स देख रही हूँ, जितने कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है, मुझे और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मुझे लगता है जीवन में मैंने कभी इतना मजबूत खुद को महसूस नहीं किया कि मैं हर एक प्रतिक्रिया जो है लोगों की वो ले रही हूँ और उसको सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरा मन कहता है मैं उस दिशा में जाऊँगी। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं सिर्फ अपने बारे में अब बिल्कुल ना सोचूं, मुझे अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में। जानकारी के लिए बता दूं कि मैथिली ठाकुर 4 साल की उम्र से ही संगीत सीख रही हैं। 10 साल की उम्र में मैथिली ने म्यूजिक फंक्शन और जागरण में गाना शुरू कर दिया था। मैथिली ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर और राइजिंग स्टार सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया था। भले ही किसी भी कंपटीशन को मैथिली नहीं जीत सकी, बावजूद इसके वो म्यूजिक की दुनिया में सेंसेशन बन गई। विनर से ज्यादा लाइमलाइट मैथिली ने अपने नाम की। सोशल मीडिया पर उनके सिंगिंग वीडियो धड़ल्ले से वायरल होते हैं। आज वो पहचान की मोहताज नहीं है।
इंस्टाग्राम पर मैथिली के 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर भी वे छाई रहती हैं। मैथिली ठाकुर को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें से प्रमुख पुरस्कार ये हैं कि 8 मार्च 2024 को उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के तहत कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में उन्हें प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से यह सम्मान दिया था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला